बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिलता जुलता है। तो ये समझिए हम इनकी सिमिलैरिटीज़ देख रहे हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या चीज़ें यकसा हैं इनमें, ठीक है। न्यूटन ने कहा था कि अगर आपके पास दो मास हों m1 और m2, आप m1 के सेंटर को m2 के सेंटर से मिला दें, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये इन दोनों के दरमियान का क्या होगा डिस्टेंस, जिसको हम क्या कहेंगे r। तो न्यूटन ने कहा था m1 और m2 दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स हमेशा होगी अट्रैक्शन की। किसकी फोर्स होगी? तो m1 की कोशिश होगी m2 को अपने करीब ले आए, m2 की कोशिश होगी कि m1 को अपने करीब ले आए। तो ये जो मैंने एरो ड्रॉ की है F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 जो F1 पे फोर्स लगा रहा है, अपनी जानिब लाने की कोशिश कर रहा है, उसका नाम क्या है? F12। यानी पहले का मतलब है कि इस पे लग रही है, दूसरे का मतलब है जो लगा रहा है। पहला जो 1 है डिजिट कि ये m1 पे लग रही है और 2 जो है m2 लगा रहा है। तो m2 जो फोर्स m1 पे लगा रहा है, उसी तरह m1 फोर्स m2 पे भी लगा रहा है, F21। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो 2 को खींच कौन रहा है? 1 को खींच कौन रहा है? 2। तो 1 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, 2 लगा रहा है। 2 पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, 1 लगा रहा है। जो न्यूटन थर्ड लॉ भी है कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर m2 m1 पे लगा रहा है तो m1 इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे कि ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, कि दोनों फोर्सेस बराबर हैं। माइनस साइन क्या बता रही है? अपोजिट है। माइनस साइन क्या बता रही है? और नीचे बता रही है मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। F12 का जो मैग्नीट्यूड है, मॉड किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर के। वही मैग्नीट्यूड F21 का है। और जब मैग्नीट्यूड बराबर है तो जब हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो फिर 1 2 2 1 कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या नाम दे देते हैं? F। जो आप कहते थे F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो वो F इसकी फोर्स भी है और वो F इसकी फोर्स भी है। क्लियर है सबको? अच्छा, ये फोर्स कहाँ लगती है? ये जिस लाइन पे हमने इन दोनों मासेस को मिलाया है, इस लाइन पे ये अमल करती है। यानी ये अगर इसको लाएगा तो इस लाइन की सीध में लाएगा, ऐसे नहीं करेगा इधर पुश कर देगा उधर पुश कर देगा, लाइन की सीध में। और डिस्टेंस जो है दरमियान का, इसके ये फोर्स होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस के स्क्वायर की क्या होती है? इन्वर्सली। तो ऐसी फोर्सेस जो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसको कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर फोर्सेस, और इस लॉ को हम कहेंगे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो इन्वर्स स्क्वायर भी किस में है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। अब सेम इसी तरह अगर आप सिर्फ मासेस को रिप्लेस कर दें चार्जेस से, मासेस को रिप्लेस कर दें चार्जेस से, तो प्लस Q1 और माइनस Q2। अब प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये तो सेम यही कंडीशन बन जाएगी। Q2 कोशिश करेगा Q1 को अपने करीब ले आए, Q1 कोशिश करेगा Q2 को अपने करीब ले आए। तो सेम यही है अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्जन। Q2 Q1 को कहेगा दूर चला जा मेरे से, Q1 Q2 को कहेगा दूर चला जा। तो ये एरो देखिए अब भी अपोजिट है, इस केस में भी अपोजिट है, इस केस में भी, लेकिन इस केस में वो करीब ला रहे हैं बॉडीज को, इस केस में वो दूर लेके जा रहे हैं। तो फोर्सेस अब भी एक्शन रिएक्शन है और सिंबल वही है, F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। एक्शन रिएक्शन पेयर है, मैग्नीट्यूड बराबर है। फोर्स जो है इस लाइन पे एक्ट करेगी, जो दोनों चार्जेस, अगर बड़े चार्ज हैं तो समझिए चार्ज के सेंटर को, जिस तरह यहाँ हमने मास के सेंटर को मिलाया, बिल्कुल इसी तरह चार्ज के। सही है। अगर ये F12 F21 आपको कंफ्यूज करता है तो सिर्फ F याद रख ले, बस सिर्फ क्या याद रख ले? यहाँ पे फोर्स की नेचर एक ही है, अट्रैक्टिव। यहाँ पे फोर्स की नेचर दो है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और पल्सिव भी, वो साइन हमें बताएगा। सही है। और
फोर्सेस जो है उस लाइन पे एक्ट करती हैं जो दोनों चार्जेस को मिलाता है, जिस तरह यहाँ दोनों मासेस को मिलाता है। फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिस तरह न्यूटन्स लॉ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्लियर हो गई भाई सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन किसी के जहन में नहीं है? कोई क्वेश्चन? इसको उतारें फिर आगे चलते हैं। तो फोर्स जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब? आप m1 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, m2 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स, और डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी। बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी q1 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, q2 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगी, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी। इन दोनों को आप जब मिलाएंगे तो फोर्स तो अपनी जगह पे रहेगी, ये जो राइट साइड पे प्रोपोर्शनलिटी वाली चीज़ें ये एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो m1 m2 मल्टीप्लाई बाय 1/r², ये हो गया m1 m2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी हटा के आप इक्वल लगाते हैं और कांस्टेंट लगाते हैं जी। तो यहाँ भी वही काम हमने किया, कंबाइन किया, प्रोपोर्शनलिटी हटाई, इक्वल लगाया, k लगाया। तो देखिए दोनों की मैथमेटिकल फॉर्म भी क्या है? सेम, g m1 m2 अपॉन r², k q1 q2 अपॉन r²। ठीक है, q1 ऊपर है, q2 भी ऊपर है, r नीचे। तो जो ऊपर है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो नीचे उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अब थोड़ा सा देखते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। जो डिफरेंसेस हैं इनके, मेन डिफरेंसेस ज़रा समझें इसको, 1 मिनट लिखना छोड़ दें। मास दूसरे मास को हमेशा अट्रैक्ट करेगा, तो नंबर 1 फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। हमेशा ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे। यहाँ फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक को आप सिमिलर भी कह सकते हैं। लाइक चार्जेस, एक जैसे चार्जेस, प्लस प्लस रिपेल करेंगे, माइनस माइनस। अनलाइक चार्जेस या डिसिमिलर चार्जेस क्या करेंगे? सॉरी, लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे। देखिए इसकी जो हमने इक्वेशन लिखी, F = g m1 m2 अपॉन r²। जो g कांस्टेंट है इसमें, उसकी वैल्यू है 6.673 एक्सपोनेंट -11। -11 क्या मतलब है? ये बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है? ये छोटा नंबर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक, इसी वजह से आप चिपके हुए नहीं हैं। आपके मास तो है, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट, तो आप क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे? क्योंकि ये बहुत छोटा है। कोई बहुत बड़ा मास होगा, जैसे ज़मीन है, ज़मीन हमें चिपका के रखी हुई है, कोई बहुत बड़ा मास होगा तो वो इसके इफेक्ट को ख़त्म कर देगा। ज़मीन का मास कितना था? फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, 5.98 × 10⁻24 kg ना, 24। तो वो 24 -11 को काट के +13 बच जाएगा। तो कोई बहुत बड़ा मास जब आएगा तब फोर्स क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। वरना नॉर्मली ये फोर्स क्या है? ये बहुत ही वीक फोर्स है। ये क्या है भाई? वीक फोर्स है। अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन लें, उनके दरमियान निकालें ये वाली फोर्स इस फॉर्मूले से, और उनके दरमियान निकालें ये वाली फोर्स इस फॉर्मूले से, तो ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स, कितने टाइम्स? 1 के आगे 39 जीरोस लगा दो, इतने गुना ये फोर्स ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में। हमारी बुक में एक प्रॉब्लम है, तो इसमें ये कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है, 9 × 10⁹ के जो कांस्टेंट है, इसलिए ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ये क्या? ये एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंपैरिजन करें, उनके दरमियान निकालें, तो 10⁻39 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है। किससे? GF का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गर्लफ्रेंड नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स है।
8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो है डिफरेंसेस, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ये फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। आपने दो मास लिए, यहाँ रख दिए, एक उस दीवार पे रख दिया, इस दीवार पे रख दिया, आपने इस मास और इस मास के दरमियान में इस पूरे कमरे को भर दिया प्लास्टिक से, या इस पूरे कमरे को भर दिया पानी से, इस पूरे कमरे को भर दिया लोहे से, तो इन दोनों मासेस की फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क। आप M1 को भी चेंज नहीं कर रहे, M2 को भी चेंज नहीं कर रहे। दरमियान में जो ऑब्जेक्ट है, एयर है, वाटर है, प्लास्टिक है, रबर है, कोई मेटल है, उसको चेंज करने से भी फोर्स चेंज, इसलिए G हमेशा G है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट, कि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या है, यही है, पूरे यूनिवर्स में क्या है, यही। यहाँ ऐसा नहीं होता, चार्जेस एयर में है तो फोर्स कुछ और है, चार्जेस के दरमियान प्लास्टिक है तो फोर्स कुछ और है, चार्जेस के दरमियान रबर है तो फोर्स कुछ, चार्जेस के दरमियान वाटर है तो फोर्स कुछ। Q1 Q2 को मैं चेंज नहीं कर रहा, जो Q1 है वो Q2 है, वो अपनी जगह पे है, और R भी वही है। मैंने बताया ना, एक ये दीवार ले लो, दूसरी वो दीवार ले लो, तो R फिक्स हो गया। Q1 आपने 1 कूलम ले लिया, Q2 भी 1 कूलम ले लिया, इसको भी आप चेंज, लेकिन बीच में मीडियम चेंज करने से फोर्स चेंज हो रही है। ना मैं Q1 चेंज कर रहा हूँ, ना मैं Q2 चेंज कर रहा हूँ, ना मैं फोर्स चेंज हो रही है, तो फिर मैं मैथमेटिकली फोर्स को कैसे चेंज करूँगा, मैं क्या करूँगा? नहीं, फॉर्मूले में तो पुट करूँगा, Q1 भी चेंज नहीं, Q2 भी चेंज नहीं, R भी चेंज नहीं, F का आंसर डिफरेंट आना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस फॉर्मूले? कांस्टेंट चेंज होगा, कांस्टेंट, एयर के लिए कांस्टेंट कुछ और होगा, वेरी गुड, वाटर के लिए कांस्टेंट कुछ और होगा, पेपर के लिए कांस्टेंट कुछ, क्लियर हो गई ये बात। इसी को कल हम डिटेल में समझेंगे, इस पर क्वेश्चन भी आवा एग्जाम में, वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो दोबारा मैं समराइज कर रहा हूँ, कूलम्स ने जो लॉ दिया है वो न्यूटन्स के लॉ से मिलता जुलता है। न्यूटन्स के लॉ में दो मासेस हैं, कूलम्स के लॉ में दो चार्जेस हैं, सही है। मास हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन चार्जेस अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और आप मासेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाते थे तो फोर्स बढ़ती थी, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी, इनवर्स। चार्जेस बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स कम होगी, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये, लेकिन ये हमारी कायनात को थामे हुए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ज़मीन, सूरज, चांद, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्गर डिस्टेंसेस पे काम करती है, ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। इतनी शॉर्ट रेंज भी नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ मीटर किलोमीटर, ये तो बहुत। न्यूक्लियर फोर्स बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होती है, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये भी फ़र्क है, लेकिन बहरहाल इसको छोड़ दें, ठीक है भाई। कल हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ।